हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक थर्ड यूनिट के अंदर बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ को लैपलेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्मॉल कंडक्टर, अगर आपके पास एक स्मॉल कंडक्टर है तो उसके लिए ही अप्लीकेबल है। स्मॉल कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प लेके चलते हैं। एक सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने एक्स वाई नाम से, ठीक है। ये हमने कंडक्टर लिया, इसके अंदर ये आपके पास करंट फ्लो करने लग रहा है आई। ये हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का। यहां से एंगल थीटा के ऊपर आर पोजीशन वेक्टर पे आपने पी पॉइंट लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। आई इसके अंदर करंट फ्लो करने लग रहा है अब ऊपर की साइड में, ठीक है। यहां पर हम पी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इस स्मॉल करंट, ये जो आपके पास एलिमेंट हमने जो लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB इक्वल टू बी। आपने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से। तो स्मॉल एलिमेंट है तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो क्या होगा वो dB आपका कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, करंट एलिमेंट आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ साइन के ऊपर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। यहां पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, ठीक है। टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ये हम इसकी यूनिट कह सकते हैं। ये एसआई सिस्टम के अंदर होता है। अगर हम बात करें सीजीएस में तो सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है सीजीएस के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमारे पास था। अब इसमें देखो, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं क्या आएगा, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, dB एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो यहां पर आपको इसको एरो पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एरो इसके ऊपर। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इनटू में dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया वेक्टर के अंदर, ठीक है। आईडीएल हमारे पास एक वेक्टर एलिमेंट होगा, ये आपके पास, और ये हमारे पास वेक्टर हो गया। तो dl क्रॉस r, इसका देखो क्रॉस प्रोडक्ट हटाओ, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा आता है। एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यही तो रिजल्ट मिलेगा। समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर है। और अगर हमें पूरे कंप्लीट कंडक्टर के अक्रॉस नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो dB का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और इधर इसका इंटीग्रेशन, इधर आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट कंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा, पूरे कंडक्टर के अक्रॉस। क्लियर हुई बात, इतनी समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अगर इसको आपको बोला जाए कि करंट डेंसिटी की टर्म में लिखिए तो करंट डेंसिटी क्या होती है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। इसको क्या करेंगे हम, अप एंड डाउन दोनों साइड में डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आई डीएल आ गया, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। तो I इंटू डीएल अपॉन में ये किसके इक्वल हो गए, वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसको आप करंट डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को। dB इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी की टर्म में हम बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की जगह हम क्या रख देंगे, J इंटू dV, ठीक है। तो J भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो J इन क्रॉस R अपॉन में R क्यूब इंटू में dV, ये करंट डेंसिटी की टर्म में हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में पूछे तो चार्ज वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, क्या हुआ अपॉन में dt, ठीक है। तो आई डीएल क्या बन जाएगा, इसको दोनों साइड में डीएल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ इनटू में डीएल अपॉन dt। डीएल अपॉन dt क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया आपके पास, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, आई डीएल इज इक्वल टू क्या हुआ इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, J की जगह कौन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्या हुआ इनटू में V क्रॉस R हो गया हमारे पास अपॉन में R क्यूब, ठीक है।
ये आपके पास किसकी टर्म में आ गया, चार्ज की, ठीक है, चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में आ गया आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात। तो ये आपके पास एक तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर ये पी पॉइंट हमारा कंडक्टर के ऊपर ही हो तो एंगल थीटा कितना बन जाएगा, 0। अगर एंगल थीटा की वैल्यू 0 है, या इस एंड पे ले लो या इस एंड पे ले लो, तो थीटा 180 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर आपका पॉइंट कंडक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास था। अब इसी को देखो आप यहां से राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। तो ये देखिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, डीएल क्रॉस आर, तो राइट हैंड ये था हमारा, ठीक है। तो ये देखो ये करंट है हमारे पास आई ऊपर की साइड में, ठीक है। तो इधर करेंगे, चलेंगे हम डीएल से आर की तरफ ऐसे चलेंगे, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो किधर हुआ, फील्ड आपका इनसाइड, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके लेके चलता हूं मैं पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर कुछ भी बोले आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी पहली एप्लीकेशन में लेके चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये हमने ले लिया आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर वायर कुछ भी मान लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई, हमने नाम दे दिया। ये इसके अंदर ऊपर की साइड में करंट फ्लो करने लग रहा है, आई हमने नाम दिया इसके अंदर, ठीक है। यहां से हमने ए डिस्टेंस के ऊपर, कितना, ए डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहां पर, ठीक है। तो कंडक्टर के इस एंड से ये हमने एंगल मान लिया फाई 2, और इस एंड से हमने एंगल मान लिया फाई 1। क्लियर हुआ। यहां पर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट नाम दे दिया, इसको कोई भी पॉइंट मैं ए नाम दे देता हूं, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, ये हमने बी पॉइंट लिया है यहां पर, ये हमने डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहां से आपके पास पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट से आपके पास जो बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली है, उसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल हमने ले लिया यहां पर फाई, और ये एंगल हमने ले लिया यहां पर थीटा। आई बात समझ में। इस बी पॉइंट को तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, हो गया। ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर कंप्लीट के लिए वही अपना इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, बायोट-सावर्त लॉ के अंदर क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर देखिए आपके पास थीटा पोजीशन वेक्टर की टर्म में चेंज होने लग रहा है, तो चेंज होने लग रहा है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखो ये ट्राइंगल है, कौन सी, ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी एबीपी ट्राइंगल के अंदर आप एंगल थीटा प्लस में फाई, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपके पास सम कितना हो गया 90। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 90 माइनस फाई, साइन थीटा क्या हो गया साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है कोस फाई, ठीक है। यहां से आर की वैल्यू भी निकालनी हमें, तो कोस फाई निकाल लीजिए। इसी ट्राइंगल के अंदर से कोस क्या होता है बेस क्या होगा, ये ट्राइंगल है ए बी पी, इस ट्राइंगल के अंदर देखो तो बेस ए हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज आर हो गया, ठीक है। यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए अपॉन में कोस फाई, 1 अपॉन में कोस क्या होता है सीकेंड, ठीक है, ए सीकेंड फाई हो गया। अब हमें डीएल की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल के अंदर से tan फाई निकाल लेंगे।
tan फाई क्या होगा, tan क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, L अपॉन में बेस A, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास A tan फाई, ठीक है। dl चाहिए हमें, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन किया, L का dl हो गया A tan का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, क्या है हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, हाँ भाई I dl की वैल्यू क्या है हमारे पास A secant स्क्वायर फाई d फाई, और साइन थीटा की जगह क्या आ गया cos फाई, अपॉन में r कौन था, ये रहा r किसके इक्वल है A secant फाई के, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर secant स्क्वायर फाई, secant से secant कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास dP इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A cos फाई d फाई, ठीक है। अब टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो ये तो हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड आया है, हमें तो पूरी कंप्लीट वायर के क्रॉस निकालना है, तो कंप्लीट के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही बताया था मैंने, आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, कहां से कहां तक, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस है, तो -φ1 से φ2 कंप्लीट हो गए, एंगल के टर्म में आपका डिफरेंशिएशन होने लग रहा है, कर दीजिए भाई। तो dB का तो b हो गया हमारे पास, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन फाई, लिमिट आपकी वही -φ1 से φ2, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A, सबसे पहले अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितनी है माइनस साइन फाई है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस साइन φ1, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट कंप्लीट वायर की वजह से, इतनी बात समझ में आई। अब इसी के अंदर मैं कुछ एक पर्टिकुलर इसके केसेस लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम केस और डिस्कस करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया इससे पूरी कंप्लीट कंडक्टर के अक्रॉस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है वो। अब हम केस लेके चलेंगे, इसके केस काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला केस, अगर आपका कंडक्टर है इनफाइनाइट, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर आपका कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। अगर हमारा कंडक्टर, ये जो कंडक्टर हमने नाम दिया है x और y, ये हमने नाम दिया है यहां पर देखो, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर अगर इनफाइनाइट है, इधर भी नीचे तक उधर भी ऊपर तक, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और अगर और आपका P पॉइंट लाई करता है यहां पर इसके सेंटर पे, तो उस केस में आपके पास φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। यहां पर रखिए, ये sin 91, ये भी sin 91, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया B = म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में A। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए न्यूमेरिकल में बहुत इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में A। सेकंड केस, अगर हमारे पास कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ, बट आपका P पॉइंट किसी भी एक सिंगल एंड पे लाई कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर कहां है इनफाइनाइट लेंथ का है और P पॉइंट किसी भी एक सिंगल एंड पे लाई कर रहा है, तो उस केस में φ1 तो क्या हो जाएगा 90 या φ2 = क्या हो जाएगा 0, मतलब इस एंड पे ले लो या किसी इस एंड पे ले लो, ठीक है, कोई भी एक सिंगल एंड के ऊपर लेंगे, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A, क्योंकि साइन ये 91 हो गया, ये साइन 0 हो गया, तो क्या बना फॉर्मूला, ये तो आ गया, ठीक है। तीसरा केस, अगर हमारा कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, अगर हमारा कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट कैसे, ये ले लो, ये ले लिया हमने फाइनाइट लेंथ का ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया L लेंथ का, समझ गए। तो ये कितनी हो गई भाई L/2, ये इसका सेंटर पॉइंट था A वाला, ठीक है, ये हमारा P पॉइंट था, ये डिस्टेंस कितनी थी A, और ये एंगल हमारे पास क्या होगा फाई। अगर हमारा कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ, ठीक है, फाइनाइट लेंथ L का है हमारा,
तो φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड कितनी है L/2, ये है a, तो यहां पर पाइथागोरस से निकाल ही लोगे आप L/2 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से आप इस ट्राइंगल के अंदर से sin φ की वैल्यू निकाल लो। इसके अंदर पहले φ1 और φ2 की वैल्यू पुट करो। sin φ1 भी सेम है, φ2 भी सेम है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin φ हो गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, B = μ0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन में a, 2I अपॉन में a इंटू में sin φ। ठीक है, तो यहां से sin φ की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो μ0 अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में a, sin φ किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए परपेंडिकुलर कौन है L/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में L² का करेंगे 4 प्लस में a²। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और अगर फोर्थ केस की अगर हम बात करें कि अगर हमारा P पॉइंट कंडक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ऊपर ही लाई करेगा तो सेम वही पीछे वाला केस बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर हमने किया था। अगर ऊपर लाई कर रहा है तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके अंदर आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। देखो ये हमारे पास है स्ट्रेट कंडक्टर, ऊपर के साइड में करंट जा रहा है, P पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन कहां हो गई, इनवर्ड हो गई। ठीक है, और अगर ये P पॉइंट आपका इस साइड में होता तो कहां हो जाती है, ऐसे आउटवर्ड। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से आप इसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। थैंक्स, नेक्स्ट टॉपिक में करें।